Assalamu alaikum students, welcome back to my YouTube channel SLO's Academy. I am your physics teacher and today we are going to discuss about 11th class physics chapter number 3 that is translatory motion. बच्चों आज की वीडियो का टॉपिक है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। तो ये हमारे चैप्टर का एक लॉन्ग क्वेश्चन है। इससे पहले हमने प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस किया था जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और ये भी एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जिसमें ज़्यादातर डेरिवेशन है। आसान टॉपिक है, बस थोड़ा सा लेंथी है लेकिन आसान है। तो चलें टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि टॉपिक के नेम में है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, यानी इलास्टिक कोलिजन हो रही है वन डायमेंशन के अंदर। तो सबसे पहले तो आप लोग को पता होना चाहिए कि इलास्टिक कोलिजन क्या होती है। इसको हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था जब हम डिफरेंस देख रहे थे इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन का। मैं एक दफ़ा फिर रिवाइज करा देती हूँ। इलास्टिक कोलिजन ऐसी कोलिजन को हम कहते हैं जिसमें टोटल मोमेंटम भी कंजर्व रहे बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहे बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, यानी कि ऐसी कोलिजन जिसमें कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों ही जो सिस्टम के हैं वो क्या रहे, कंजर्व रहें, सेम रहें। तो हम उसको क्या कहते हैं, इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। अब हमने इसे कहाँ पे पढ़ना है, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। वन डायमेंशन एक डायमेंशन के अंदर। प्रोजेक्टाइल मोशन वाले टॉपिक में भी हमने ये डिस्कस किया था कि हमारे पास जैसे तीन तरह के एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस। तो किसी भी एक एक्सिस के अलोंग मोशन को हम कहते हैं वन डायमेंशनल मोशन, ठीक है। और अगर वो चीज़ दो एक्सिस में मूव करी हो, यानी एक्स और वाई दोनों में मूव करी है, तो अब हम क्या कहेंगे, टू डायमेंशनल। और अगर वो तीनों में मूव करी है तो हम कहेंगे थ्री डायमेंशनल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, यानी कि हमारी जो मोशन है, जो कोलिजन है, वो क्या हो रही है, एक ही डायमेंशन में हो रही है, किसी एक में। यानी हम सपोज कर लेते हैं कि एक्स एक्सिस पे हो रही है। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे पास दो बॉल्स हैं। बॉल 1 का मैस है, उसे मैंने कहा है m1, और बॉल 2 का है m2, और जो वेलोसिटीज़ हैं वो है u1 और u2। तो जो इनिशियल वेलोसिटीज़ हैं उनको हम दे रहे हैं नाम u1 का और u2 का, यानी u से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम वेलोसिटी को v से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और u से भी, तो इससे कोई मसला नहीं है। इसलिए मैंने क्या किया कि इनिशियली u को ले लिया और बाद में फाइनल में क्या किया, v को ले लिया। तो हमारे पास डायग्राम का जो ये वाला पोर्शन है ये बिफोर कोलिजन है, ये वाला जो है ये ड्यूरिंग कोलिजन है, और ये क्या है, ये आफ्टर कोलिजन है। जब हम ड्यूरिंग कोलिजन में आते हैं तो क्या होता है कि दो बॉल्स जा रही थी, एक बॉल आगे की तरफ जा रही है, उसकी एक वेलोसिटी है u2, और दूसरी बॉल जा रही है, वो उसकी क्या वेलोसिटी है, u1। तो जब वो दोनों आपस में टकराएंगी, अब टकराने के लिए कंडीशन है कि जो बॉल 1 है उसकी वेलोसिटी ज्यादा होनी चाहिए बॉल 2 से। तो जब उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी वो इससे आके टकराएगी और कोलिजन होगी। तो कोलिजन किस तरह से हो रही है, जैसे यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि कोलिजन हो रही है, दोनों बॉल्स आपस में आके टकराई हैं, एक का मैस m1 है, दूसरी का मैस m2 है। जब टकराएंगी तो क्या होगा, मैंने आपको बताया था जब कोलिजन होती है तो कोलिजन के दौरान क्या होता है, जिस इंस्टेंट पे कोलिजन हो रही होती है उस पर यह होता है कि जो बॉल 1 है वो बॉल 2 पे फोर्स लगाती है और बॉल 2 जो है वो बॉल 1 पे फोर्स लगाती है। तो इन दोनों ने फोर्स लगाई है और उस फोर्स का मैग्नीट्यूड तो इक्वल होता है, लेकिन जो उसकी डायरेक्शन होती है वो अपोजिट होती है, जिसकी वजह से यहाँ -f है और यहाँ पर पॉजिटिव f है, न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग। उसके बाद चलते हैं आफ्टर कोलिजन में। तो आफ्टर कोलिजन में ये होता है कि जब ये बॉल टकराती है उसके बाद दोबारा से ये मूव करना स्टार्ट कर देती हैं अपनी अपनी डायरेक्शन में। जैसे कि ये भी आगे की तरफ जा रही थी तो ये आगे ही जाती रहती है, और ये वाली जो बॉल है ये भी मूव करना स्टार्ट कर देती है विद वेलोसिटी v1। अब जो हमारी फाइनल वेलोसिटी है आफ्टर कोलिजन है उसको हमने v1 से रिप्रेजेंट किया है मैस m1 के लिए, और जो m2 है उसके लिए हमने क्या रिप्रेजेंट किया है, v2। तो हमारे पास तीन सिनेरियोज आ गए हैं, बिफोर कोलिजन है, ड्यूरिंग कोलिजन है और आफ्टर कोलिजन है। अब हमारे पास जैसे यहाँ पर इलास्टिक कोलिजन हुई है तो हमने करना ये है कि ये जो वेलोसिटीज हैं इसकी v1 और v2 इनको ड्राइव करना है, इनके लिए ना फार्मूलाज निकालने हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इनके केसेस भी डिस्कस करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरह से हम v1 के फार्मूले में डिफरेंट केसेस अप्लाई करके इनकी वैल्यूज निकालते हैं और v2 के अंदर भी। तो ये आगे का टॉपिक होगा आगे की वीडियो के लिए। आज की वीडियो में हम सिर्फ यहाँ तक पढ़ेंगे कि v1 का क्या फार्मूला निकलता है और v2 का क्या फार्मूला निकलता है, क्या इक्वेशन निकलती है। तो उसके लिए ना हमारे पास कुछ रूल्स हैं, अगर हम उनको लेके चलें, कुछ रूल्स कह लें, कुछ स्टेप्स कह लें, तो इससे ना बड़ी आसानी हो जाती है डेरिवेशन को याद रखने में। तो मैं आपको बताती जाऊंगी, आपने साथ साथ याद कर लेने हैं, बेशक अपने पास नोट कर लें, ताकि जब भी आप अगली दफ़ा इस टॉपिक को पढ़ें तो आपको पता हो, या जब भी आप लिख रहे हो एग्जाम में आ जाए अगर वहाँ पर लिख रहे हो तो आपके माइंड में वो स्टेप्स हों कि पहले ये करना है, फिर ये करना है और फिर ये करना है। इस तरह से आपको कभी भी डेरिवेशन नहीं भूलेगी। तो सबसे पहला हमारे पास जो स्टेप है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की एप्लीकेशन, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को। तो पहला स्टेप आप अपने पास लिख लें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को अप्लाई करना है, यानी कि बाय अप्लाइंग लॉ
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इस इक्वेशन को स्टार्ट करना है। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्यों अप्लाई करना है, वो इसलिए क्योंकि हमने कहा कि ये कुलयन इलास्टिक कुलयन है और इसके अंदर क्या होगा, एनर्जी भी कंजर्व रहेगी, काइनेटिक एनर्जी, और मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा। अगर मोमेंटम कंजर्व रहेगा इसका मतलब है ये जो कुलयन है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को होल्ड कर रही है, इसलिए हम उसे अप्लाई कर रहे हैं। सो जब हम उसको अप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें क्या बताता है, मोमेंटम बिफोर कुलयन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कुलयन, यानी कि पहले का मोमेंटम कुलयन से और बाद का मोमेंटम, यानी इधर वाला मोमेंटम और इधर वाला मोमेंटम जो है वो दोनों बराबर होंगे। और हमें डायग्राम से भी नजर आ रहा है, अगर आप देखें तो जो वेलोसिटी है बस उसके मैंने नाम बदले हैं, u1 से v1 कर दिया, बाकी उनमें कोई डिफरेंस नहीं आया। जितनी यहाँ पर थी वेलोसिटी उतनी यहाँ पर है। और अगर आप मैसेज को भी देखें तो बॉल्स भी जितने मैस की यहाँ पर थी इनिशियली उतनी कुलयन के बाद है। तो क्या हुआ कि हमारे पास मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहा, क्योंकि मोमेंटम होता है प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी। जब मैस और वेलोसिटी बिफोर और आफ्टर कुलयन सेम रहेंगे तो क्या है, मोमेंटम भी सेम रहेगा। तो इसी बात को हम लेके चलते हैं। तो मोमेंटम बिफोर कुलयन हमारे पास क्या है, हमारे पास मोमेंटम बिफोर कुलयन जो होगा वो बॉल 1 का मोमेंटम प्लस बॉल 2 का, क्योंकि हमारे पास सिस्टम में 2 बॉल्स हैं। अगर तो एक बॉल होती तो हम सिर्फ एक ही कर लेते, लेकिन एक हो ही नहीं सकती क्योंकि हम कुलयन की बात कर रहे हैं और कुलयन में कम से कम 2 ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो जितने भी होंगे या 2 होंगे तो उन दोनों का मोमेंटम हम ऐड करेंगे बिफोर कुलयन, यानी कि मोमेंटम बिफोर कुलयन में हम दोनों बॉल्स का मोमेंटम ऐड करेंगे। और इज इक्वल टू आफ्टर में भी हम यही करेंगे कि जो जहां पर मोमेंटम आया वो भी दोनों बॉल्स का ऐड करके यहाँ लिखेंगे। तो इसी तरह से मैंने किया है कि बिफोर कुलयन में हमारे पास बॉल 1 का क्या मोमेंटम है, मोमेंटम जैसे मैंने आपको बताया प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी, तो बॉल 1 का क्या मैस है m1 और उसकी वेलोसिटी है u1, यानी कि बॉल 1 का मोमेंटम होगा m1 u1। तो वही मैंने लिख दिया m1 u1 प्लस क्या होगा m2 u2, यानी बॉल 2 के लिए m2 और u2 उसका मोमेंटम होगा, वो यहाँ पर लिख दिया। अब इज इक्वल टू के बाद आफ्टर कुलयन है, आफ्टर कुलयन में हम यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है m1 v1, उसके बाद यहाँ पे जाएं m2 v2 और ये दोनों भी ऐड हो रहे हैं। तो हमने क्या लिख लिया, मोमेंटम बिफोर कुलयन एंड मोमेंटम आफ्टर कुलयन। अब यहाँ तक सिंपल सी बात है कि हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई किया सबसे पहले स्टेप में, और उसमें हमने क्या किया, सिंपल उसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिख दिया। जो भी हमारे पास बिफोर कुलयन मोमेंटम था 2 बॉल्स ही, दोनों का ऐड करके लिख दिया, इक्वल का निशान, उसके बाद जो आफ्टर कुलयन में मोमेंटम है दोनों बॉल का वो दोनों भी ऐड होके यहाँ पर लिख दिया हमने। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि जो बॉल 1 है जिसका मैस m1 है उनको अलग कर लेना है, और जो बॉल 2 है उसकी चीज़ों को अलग कर लेना है। यानी कि जो बॉल 1 है मैस m1 वाली, उसकी चीज़ें अलग कैसे हो सकती हैं कि हम उसका m1 u1 जो है यानी इनिशियली जो उसका मोमेंटम है वो भी अलग कर लें और फाइनल मोमेंटम भी। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें कि m1 और u1 जो है वो इधर ही है, इसी साइड पे, इसे इधर ही रखते हैं और इस साइड पे जाके देखते हैं कि बॉल 1 का मोमेंटम कौन से वाला है। तो इस साइड पे ये वाला है m1 v1, क्योंकि ये भी मैस m1 बॉल 1 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और v1 उसकी जो आफ्टर कुलयन वाली वेलोसिटी है, यानी कि ये उसका मोमेंटम है आफ्टर कुलयन। तो इस मोमेंटम को क्या करते हैं, बिफोर कुलयन वाले के साथ करने के लिए हम इक्वल के इस साइड पे लेके आएंगे, और क्योंकि वहां पर वो प्लस है तो यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, सिंपल सी बात है। उसके बाद इक्वल का निशान है। अब m2 v2 वाला इधर ही रहा और इधर से भी हमने मैस 2 वाला उठा के इधर ले आना है, तो m2 u2 को जब हम इधर ले आएंगे तो वो भी इधर आके माइनस हो जाएगा। तो सिंपल सा काम हुआ यहाँ पर कि हमने मैस m1 को अलग कर लिया, यानी कि बॉल 1 के मोमेंटम को अलग कर लिया, बिफोर कुलयन वाला भी और आफ्टर कुलयन वाला भी, और बॉल 2 के मोमेंटम को यानी बिफोर कुलयन और आफ्टर कुलयन वाले को अलग कर लिया। अब जब ये दोनों अलग हो गए हैं तो अगर आप यहाँ पर देखें तो हम इस साइड से m1 को कॉमन ले सकते हैं। m1 हमारे पास कॉमन आ रहा है, हमने इसे कॉमन लिया तो ब्रैकेट में आएगा u1 माइनस v1 इज इक्वल टू के बाद आएगा m2 को अगर हम कॉमन ले तो ब्रैकेट में आएगा v2 माइनस u2। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पर कॉमन आ गया। तो अब इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा पहला स्टेप है वो कंप्लीट हो जाता है। पहला स्टेप कौन सा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की एप्लीकेशन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को जो हम अप्लाई कर रहे थे तो हमने अप्लाई किया, पहले उसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिखी, उसके बाद हमने बॉल 1 की चीज़ों को अलग किया, बॉल 2 की चीज़ों को अलग किया, जो चीज़ें कॉमन आती थी यानी मैसेज कॉमन आ रहे थे कॉमन लिए। सब स्टेप्स हमारे पास यहाँ पर 3 है, लेकिन मेन स्टेप एक ही है कि क्या हो रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई हो रहा है। तो इसको आप पूरे को एक ही स्टेप गिनेंगे अपने तौर पर याद करने के लिए, और इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देती हूँ, जो आफ्टर अप्लाइंग पहला स्टेप आई है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बाद। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम दूसरा स्टेप करने जा रहे हैं, यानी कि दूसरा काम करने जा रहे हैं, दूसरी इक्वेशन बनाने जा रहे हैं, क्योंकि हम जब दूसरा स्टेप अप्लाई करेंगे उसमें जो एंड में हमारी फाइनल इक्वेशन आएगी उसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। अब अपने पास आपने जो दूसरा स्टेप नोट करना है वो है एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।
अब मैं आपको बताती हूँ क्यों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसकी भी वही रीज़न है क्योंकि ये इलास्टिक कोलिजन है और इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम के साथ साथ काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है, इसलिए ये दोनों लॉज यहाँ पर अप्लाई हो रहे हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी। तो अब दूसरे स्टेप में हम उसे अप्लाई करने लगे हैं। तो वो क्या कहता है, वो कहता है काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास क्या फार्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 mv², यानी कि हाफ mv²। मैस और वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी का स्केयर है, मैस के साथ प्रोडक्ट हो रही है और साथ हम क्या लिखते हैं 1/2। तो अब हमने इसकी भी मैथमेटिकल फॉर्म लिखनी है अपने सिस्टम के लिए, तो हम चलते हैं बिफोर कोलिजन में। तो ये जो पोर्शन है बिफोर कोलिजन वाला, अगर हम इसके लिए बॉल 1 की बात करें तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हमने क्या कहा था हाफ mv², यानी कि हाफ m1 u1 और उसका स्केयर 1/2 m1 u1 का स्केयर। और अगर हम इस बॉल की बात करें बिफोर कोलिजन में तो इसका क्या होगा 1/2 m2 u2 का स्केयर, यानी प्लस 1/2 m2 u2 का स्केयर। तो जैसे यहाँ पर ऐड हो रहे थे तो यहाँ पर भी काइनेटिक एनर्जी जो है वो बिफोर कोलिजन वाली आपस में ऐड होंगी और आफ्टर कोलिजन वाली भी ऐड होगी। तो अगर हम अब आफ्टर कोलिजन में जाएं तो वहां पर क्या है कि हमारे पास 1/2 m1 v1 का स्केयर, u नहीं अब v1 है क्योंकि v1 क्या है आफ्टर कोलिजन वाली वेलोसिटी है, तो 1/2 m1 v1 का स्केयर प्लस और फिर क्या है 1/2 m2 v2 का स्केयर, 1/2 m2 v2 का स्केयर। तो ये हमारे पास पहला स्टेप आ गया। इसके बाद अगर आप यहाँ से देखें तो 1/2 जो है वो कॉमन आ रहा है दोनों साइड पे, इस साइड पे भी 1/2 हमने कॉमन ले लेना है और इस साइड पे भी 1/2 को हमने कॉमन ले लेना है। उसको कॉमन लेने के बाद अंदर हमारे पास क्या बचता है m1 u1 का स्केयर प्लस m2 u2 का स्केयर इज इक्वल टू m1 v1 का स्केयर प्लस m2 v2 का स्केयर। अब 1/2 इस साइड पे भी है इस साइड पे भी है, दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास बचेगा m1 u1 का स्केयर प्लस m2 u2 का स्केयर इज इक्वल टू m1 v1 का स्केयर प्लस m2 v2 का स्केयर। अब हमने क्या करना है, अब इसमें भी हमने वही काम करना है कि जो बॉल 1 की चीज़ें हैं ना वो अलग कर देनी है। पहले तो हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे थे ना, उसमें कॉमन आ रहा था 1/2 तो हमने उनको कैंसिल कर दिया। यहाँ पर पहले स्टेप में अभी हमारे पास कोई ऐसी 1/2 वाली चीज़ कॉमन ही आ रही थी, तो इसलिए हमने क्या किया डायरेक्टली बॉल 1 वाली चीज़ों को अलग किया और बॉल 2 वाली चीज़ों को अलग किया। लेकिन यहाँ पर 1/2 था तो उसको निकाल के काट के फिर हम क्या कर रहे हैं बॉल 1 की चीज़ों को एक साइड पे कर रहे हैं लेफ्ट साइड पे और बॉल 2 की चीज़ों को एक साइड पे कर रहे हैं राइट साइड पे। तो वो किस तरह से इक्वेशन बनेगी, m1 u1 का स्केयर इधर ही रहेगा क्योंकि ये बॉल 1 का है और फिर क्या आएगा यहाँ से m1 v1 का स्केयर इधर आके माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू m2 v2 का स्केयर इधर ही है और ये वाला जो है m2 u2 का स्केयर ये इधर आके माइनस हो जाएगा। तो अब यहाँ तक हमने क्या किया बॉल 1 की चीज़ों को अलग किया, बॉल 2 की चीज़ों को अलग किया। अब उसी तरह से जैसे यहाँ पर हमारा मैथ्स कॉमन आ रहा था तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो m1 इन दोनों में कॉमन आ रहा है उसे कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर m2 कॉमन आ रहा है उसे भी कॉमन ले लेंगे। तो अंदर हमारे पास बचेगा m1 ब्रैकेट के अंदर आएगा u1 का स्केयर माइनस v1 का स्केयर ब्रैकेट ऑफ इज इक्वल टू m2 v2 का स्केयर माइनस u2 का स्केयर। तो अगर आप इसे गौर से देखें तो ये जो है u1 का स्केयर माइनस v1 का स्केयर, क्या ये हमारे पास एक फार्मूला नहीं बन रहा a स्केयर माइनस b स्केयर। हमने मैथमेटिक्स में एक फार्मूला पढ़ा हुआ है जिसे हम फिजिक्स में भी अक्सर अप्लाई करते हैं, a स्केयर माइनस b स्केयर जिसे हम कहते हैं a माइनस b और a प्लस b, यानी a स्केयर माइनस b स्केयर इक्वल होता है a माइनस b के a प्लस b के। तो उस फार्मूले को हम यहाँ पर खोल लेते हैं m1 u1 माइनस v1 और u1 प्लस v1 यानी a माइनस b a प्लस b इज इक्वल टू m2 v2 माइनस u2 v2 प्लस u2 यानी कि a माइनस b और a प्लस b। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर तो कोई स्केयर नहीं आ रहा था ना, इसलिए हमने यहाँ पर कोई फार्मूला नहीं खोला, लेकिन यहाँ पर अगर आपको कोई फार्मूला नजर आ रहा है खुल सकता है तो वो हम खोल देंगे। तो हमारे पास ये इक्वेशन क्या बन गई, इक्वेशन नंबर 2, यानी कि जब हमारा दूसरा स्टेप कंप्लीट होगा तो उस इक्वेशन को हम इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे, यानी दूसरे स्टेप की फाइनल इक्वेशन क्या होगी इक्वेशन नंबर 2। तो अब पहला स्टेप भी हो गया, दूसरा स्टेप भी हो गया। अब हम आगे चलते हैं तीसरे स्टेप की जानिब, जिसे आप अपने पास नोट करेंगे डिवीजन का। डिवीजन क्या करनी है हमने, ये जो हमने दो इक्वेशंस बनाई हैं इन दोनों को डिवाइड करना है। इक्वेशन 2 को डिवाइड करना है 1 से, सही है। तो आप इक्वेशन 2 को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाता है m1 u1 माइनस v1, ये इक्वेशन 2 है हमारी, इसे हमने ऊपर लिखना है u1 प्लस v1 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस u2 और v2 प्लस u2। तो इसे हमने पूरा लिख लिया। उसके बाद डिवाइडेड बाय क्या करना है, जो इक्वेशन 1 है
उसकी लेफ्ट साइड को इसकी लेफ्ट साइड के नीचे डिवाइड करना है और इक्वेशन 1 की राइट साइड को इसकी राइट साइड के नीचे लिखना है। उसकी लेफ्ट साइड क्या थी, m1 u1 माइनस v1 और राइट साइड थी m2 v2 माइनस u2। और फिर अगर आप इसे गौर से देखेंगे तो आपके पास कटिंग हो रही होती है, यहाँ पर m1 से कट जाता है, u1 माइनस v1 से कट जाता है। तो इसलिए हमने पीछे फार्मूला खोला था ताकि जब हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो बाद में कटिंग करना आसान हो जाएगी। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड पे हमारे पास बचता है u1 प्लस v1 क्योंकि बाकी चीजें कट गई हैं। तो u1 प्लस v1 इज इक्वल टू m2 कट जाएगा m2 के साथ, v2 माइनस u2 कट जाएगा v2 माइनस u2 के साथ। तो v2 प्लस u2 हमारे पास बचता है राइट साइड पे, तो इसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो अब ये जो हमारा डिवीजन वाला थर्ड स्टेप है उसकी फाइनल इक्वेशन है, इसलिए हम इसे नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। अब इसमें थोड़ी सी और रीअरेंजिंग होनी है, आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। इसके जो स्टेप्स मैं आपको बता रही हूँ अगर आप वो याद रखेंगे और इसे स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे तो ये आसान है, ये बड़ा एक मजा आता है इसे करने में। जब आप इसे रजिस्टर पे अपने पास प्रैक्टिस के तौर पे करेंगे और अपने माइंड में वो स्टेप याद रखेंगे कि पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, दूसरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, तीसरे पे हमने उनकी फाइनल इक्वेशन को डिवाइड करना है। तो इस तरह से चलेंगे ना तो फिर आपको बड़ा मजा आएगा, बड़ा आसान क्वेश्चन लगेगा। तो यहाँ पर रीअरेंजिंग थोड़ी सी इस तरह से है कि आप क्या करेंगे, u1 जो है उसे यहाँ पर रखेंगे और u2 को इधर ले आएंगे, u1 माइनस u2। यानी यहाँ पर क्या करें, हम इनिशियल को या बिफोर कोलोजन वाली चीजों को अलग करें। अब यहाँ पर हम ये नहीं कर रहे कि 1 1 वाला, वो तो ऑलरेडी अलग है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 2 है, तो अब u यानी कि u कौन सी हमारी बिफोर कोलोजन वाली वेलोसिटीज हैं उनको अलग कर रहे हैं और जो फाइनल कोलोजन वाली उनको अलग कर रहे हैं। तो क्या होता है, u1 और ये u2 इधर आके माइनस हो जाएगा, v2 और ये v1 इधर आके माइनस हो जाएगा। उसके बाद u1 माइनस u2 एज इट इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन लें, अब इसको आप इस तरह से याद रखें कि हमने यहाँ से माइनस इसलिए कॉमन लिया है क्योंकि हम चाह रहे थे जैसे ये u1 माइनस u2 है यानी 1 पहले है 2 बाद में है, तो यहाँ पर भी ऐसे हो कि 1 पहले और 2 बाद में हो। तो जब हम 1 पहले लिखेंगे तो ये ऐसे आ जाता माइनस v1 प्लस v2, लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारी पहली रकम के साथ माइनस हो, तो हमने इसे कॉमन ले लिया। जब वहाँ से हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, प्लस का v1 हो जाएगा, v1 और जो v2 है उसके साथ माइनस आ जाएगा। तो इस इक्वेशन को मैंने इक्वेशन नंबर ए का नाम दे दिया है, वो इसलिए क्योंकि ये किसी स्टेप से नहीं आई, ये बस 3 को हमने थोड़ा सा रीअरेंज किया है और उसके करने की एक रीज़न है जो मैंने यहाँ पर लिखी है। जब वो मैं पढ़ूंगी तो आपको समझ आएगा कि हमने ये क्यों किया है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है, दिस इक्वेशन शोज दैट रिलेटिव स्पीड ऑफ 2 बॉडीज बिफोर कोलिजन इज इक्वल बट अपोजिट टू रिलेटिव स्पीड आफ्टर कोलिजन। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रिलेटिव स्पीड क्या होती है। रिलेटिव स्पीड होती है वो स्पीड जिसको हम दो चीज़ों को कंपेयर करके देख रहे थे, यानी एक चीज़ की स्पीड जब हम दूसरी चीज़ के साथ कंपेयर करके, दूसरी चीज़ की स्पीड के साथ कंपेयर करके देखते हैं कि उससे कितनी ज़्यादा या कम है, तो उस चीज़ को हम कहते हैं रिलेटिव। तो यहाँ पर क्या करें, हम दोनों बॉल्स की जो स्पीड है ना उनको कंपेयर कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि क्या स्पीड्स आ रही हैं। तो हमें क्या पता चला, इससे क्या नतीजा निकला कि ये इक्वेशन शो कर रही है कि रिलेटिव स्पीड ऑफ 2 बॉडीज या फिर 2 बॉल्स 2 ऑब्जेक्ट्स बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले यानी यहाँ पर इज इक्वल है बट अपोजिट टू रिलेटिव स्पीड आफ्टर कोलिजन, यानी कि आफ्टर कोलिजन वाली जो स्पीड्स हैं ये वाली, इससे ये जो बिफोर कोलिजन वाली स्पीड्स हैं वो दोनों आपस में इक्वल हैं बट अपोजिट है। अपोजिट का हमें कैसे पता चल रहा है, तो वो हमें कौन सा साइन शो कर रहा है, ये नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं बट अपोजिट हैं। तो ये एक चीज़ हमने यहाँ से निकालनी थी, इसलिए हमने 3 इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करके इक्वेशन ए बनाई। तो इस तरह से आप थोड़ा सा माइंड में मेमोराइज कर लें कि 3 इक्वेशन के बाद हल्की फुल्की रीअरेंजिंग करके हमने उसे एक पॉइंट निकालना है। उसके बाद फिर हम अपने स्टेप्स पे ही आ जाएंगे। अब हम 4 वाला स्टेप करेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आप याद रख लें कि एक इक्वेशन ऐड होगी, इक्वेशन नंबर ए। अब 4th स्टेप हमारे पास आ जाता है जी, डेरिवेशन ऑफ v1। तो जो मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था कि हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि एंड में हमने ड्राइव करने हैं फार्मूलाज v1 का और v2 का, या फिर उनके लिए इक्वेशन या फार्मूले जो भी कह लें आप, तो वो ड्राइव करने हैं। तो अब हम सबसे पहले v1 का ड्राइव करने लगे हैं, तो उससे स्टार्ट करते हैं। v1 का फार्मूला ड्राइव करने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि बाय 3, यानी ये जो इक्वेशन नंबर 3 हमारी निकली है ना, इसको लेना है। अब अगर आप जरा सा गौर करें तो हमारी सारी इक्वेशंस का कोई ना कोई लिंक है। अब मैं आपको मेमोराइज कराने लगी हूँ, गौर से सुनिएगा बात। पहला स्टेप हमने क्यों किया, क्योंकि हम इलास्टिक कोलिजन पढ़ रहे हैं, और इलास्टिक कोलिजन पढ़ रहे हैं तो उसमें मोमेंटम भी कंजर्व रहता है, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है। तो हमने पहला स्टेप स्टार्ट किया मोमेंटम से, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाया। तो आपको अब याद रहेगा इस तरह से कि क्यों लगाया। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा के एक इक्वेशन निकाल ली, सही है, उसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। उसके बाद क्योंकि एनर्जी भी कंजर्व रहती है तो हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दिया। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, मतलब एनर्जी कंजर्व रहती है, तो हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी लगा दिया। जब वो लगाया तो वहां से इक्वेशन नंबर 2 मिल गई। अब दोनों इक्वेशन आ गई, आपको पता है वो दोनों क्यों हमने लगाई, वो दोनों लॉज क्यों लगाए, 2 स्टेप क्यों किए, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन की बात हो रही है। अब हमने क्या किया, अब आपने याद रखना है, उसको डिवाइड किया है। डिवाइड करने के बाद जो भी आंसर आया काट कूट के सिंप्लीफाई करके उसे इक्वेशन नंबर 3 का
नाम दे दिया। यहाँ तक तो सिंपल सी बात है। उसके बाद थोड़ी सी छोटी सी बात ये याद रखनी है कि इसमें थोड़ी सी रीअरेंजिंग करके हमने क्या करना है, बिफोर कोलोनियल वाली वेलोसिटीज़ को और आफ्टर कोलोनियल वाली को अलग करके इनमें एक रिलेशन निकालना है। हमने बताना है कि इनका आपस में क्या रिलेशन है। तो वो हमें ये पता चला कि आपस में इक्वल होती हैं बट अपोजिट होती हैं। और ये बात हमें कॉमन सेंस से भी पता ही है कि जब दो बॉल्स आपस में आके टकराती हैं तो वो एक दूसरे की तरफ आ रही होती हैं, यानी बिफोर कोलिजन वो एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, ठीक है। अब वो कोलाइड किया, उसके बाद एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो यानी जो बिफोर कोलिजन वाली हमारी जो वेलोसिटी है वो एक दूसरे की तरफ है, यानी एक दूसरे की डायरेक्शन में आ रही हैं। लेकिन जब आफ्टर कोलिजन है तो वो एक दूसरे से अपार्ट हो रही हैं, दूर जा रही हैं, तो ये अपोजिट वेलोसिटी होगी ना। पहले वो वेलोसिटी एक दूसरे की तरफ आने में लगा रही थी, फिर वेलोसिटी एक दूसरे से दूर जाने में, तो ये बात यहाँ पर माइनस साइन भी शो कर रहा है। अब हम क्या करने लगे, अब हम क्योंकि स्टार्ट में ही हमने कहा था कि हम ये टॉपिक पढ़ ही इसलिए रहे हैं क्योंकि हम V1 की डेरिवेशन करें और V2 की, तो ये वाले काम करने के बाद अब हम डेरिवेशन पे आ जाते हैं V1 की। तो ये जो तीनों हमने इक्वेशन निकाली है ना, ये तीनों हमें हेल्प करेंगी यहाँ पर V1 को ड्राइव करने के लिए। और आप देखते जाइएगा कैसे कैसे एक एक इक्वेशन इसके अंदर आएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बाय इक्वेशन नंबर 3 जो कि आपके सामने यहाँ पर है, u1 प्लस v1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2। इससे हमने क्या करना है, v2 की वैल्यू को अलग कर लेना है। हम निकालने क्या लगे हैं, v1 की डेरिवेशन करने लगे हैं, v1 को निकालने लगे हैं। जब भी हम जिसको निकाल रहे होंगे तो इसमें आपने एक फार्मूला याद रख लेना है कि v1 को जब हम निकाल रहे हैं तो v2 को इक्वेशन 3 से निकाल लेना है, और जब v2 को निकाल रहे होंगे, v2 की डेरिवेशन कर रहे होंगे, तब यहाँ v1 का फार्मूला, v1 की इक्वेशन निकाल लेनी है। अपोजिट काम करना है, यानी कि जब हम डेरिवेशन ऑफ v1 करने लगे हैं तो v2 की इक्वेशन निकालनी है, उससे स्टार्ट करना है। और जब हम डेरिवेशन ऑफ v2 करने लगे हैं तब v1 की इक्वेशन निकालनी है और उससे स्टार्ट करना है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी ये बात। हम स्टार्ट करते हैं, तो v2 की वैल्यू निकालते हैं, देखते हैं कैसे निकलती है। तो v2 की क्योंकि निकालनी है, v2 इधर ही रहेगा, तो ये जो u2 यहाँ पर प्लस हो रहा है वो इस साइड पे जाके माइनस होगा और ये बन जाएगी v2 इज इक्वल टू u1 प्लस v1 माइनस u2। अब ये v2 की इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब हमारे पास यहाँ पर 3 इक्वेशन यूटिलाइज हो गई। मैंने आपको कहा था सारी इक्वेशन यूटिलाइज होंगी, तो थर्ड वाली हमने यूटिलाइज कर ली, उससे v2 निकाल लिया। अब हम इस v2 को पुट करने लगे हैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। इक्वेशन नंबर 1 कौन सी थी हमारी, जो हमने पहले स्टेप से यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को अप्लाई करके निकाली थी, तो उसके अंदर v2 की वैल्यू पुट करने लगे हैं। वो इक्वेशन मैंने यहाँ पर दोबारा लिख दी है ताकि आपको वीडियो पीछे करके ना देखना पड़े। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ v2 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 थी हमारे पास m1 और ब्रैकेट के अंदर है u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस u2। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है और इसमें हमने क्या पुट करना है, v2 की वैल्यू। v2 कहाँ पर है हमारे पास, v2 है यहाँ पर, तो यहाँ पर जैसे इसकी वैल्यू पुट करते हैं सबसे पहले। तो क्या होगा हमारे पास m1 वैसे का वैसे, u1 माइनस v1 एज इट इज इक्वल टू m2, और अब v2 की जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे, u1 प्लस v1 माइनस u2, और ये जो माइनस u2 पहले से था ये वैसे ही आ जाएगा और ब्रैकेट ऑफ कर देंगे। यहाँ तक समझ आ गई। अब हम आगे देखते हैं। अब ये जो हमारा स्टेप है ये खुद बता रहा है कि इसे क्या करना चाहिए। अगर आप गौर से देखें तो क्या हमें m1 को u1 से मल्टीप्लाई नहीं कर देना चाहिए और v1 से भी, तो हम ऐसे ही करते हैं, m1 को u1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस m1 को v1 से, यानी हम इक्वेशन को खोल रहे हैं, ब्रैकेट को खत्म कर रहे हैं, इज इक्वल टू m2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं u1 से, m2 u1 प्लस m2 v1 माइनस m2 u2 और माइनस ये क्या है m2 और ये u2 m2 u2। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, मल्टीप्लाई करके ये स्टेप आ गया। अब इसके बाद अगर आप इसे सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर आपके पास माइनस m2 u2 है और ये भी माइनस m2 u2 है। इन दोनों को अगर ऐड करें तो ये आ जाएगा माइनस 2 m2 u2 और बाकी सारी चीज़ें वैसे ही m2 v1 m2 u1 इज इक्वल टू, और ये वाला m1 v1 माइनस और m1 u1 ये सारा वैसे का वैसे आ जाएगा। अब इसके बाद ये करना है कि हमने क्योंकि v1 की डेरिवेशन करनी है तो हमें v1 को कहीं ना कहीं अलग करना पड़ेगा। v1 अलग होगा तो उसे अलग करके उसकी वैल्यू निकालेंगे ना, तो v1 को अलग करने के लिए v1 वाली चीज़ें अलग कर देते हैं क्योंकि हमने v1 की वैल्यू निकालनी है, और बाकी जो u1 है और u2 है उनको अलग कर देते हैं, ठीक है। v2 तो है नहीं क्योंकि इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी है। तो हम इसी तरह से करते हैं कि इस स्टेप के बाद हम करेंगे m1 और u1 ये यहीं पर है, उसके अलावा ये v1 है तो इसे हम अलग करके उस साइड पे ले जाते हैं, और m1 u1 इधर यहाँ रहा, और अगर आप इधर से u वाले ढूंढे तो कौन से हैं, m2 और u1 है, ये यहाँ प्लस है, यहाँ के माइनस हो जाएगा। उसके अलावा ये वाला है माइनस m2 u2, ये यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर आकर प्लस हो जाएगा। तो u वाले अलग हो गए, ये भी u वाला है, ये भी u वाला है, बेशक u1 है u2 है लेकिन ये u वाले अलग हो गए। उसके बाद अगर v1 को हम अलग करें तो v1 के लिए क्या है हमारे पास के जो ये वाला m1 v1 है इसे इधर जाके ऐड करेंगे, और यहाँ पर m2 और v1 पहले से था तो m2 v1 वैसे लिखे और ये m1 v1 इधर आके ऐड हो जाएगा। तो अब ये यहाँ पे आ गया। अब क्या कर लिया हमने, u और v को सेपरेट कर लिया, यानी u वाले अलग हो गए, v वाले अलग हो गए। जब ये अलग हो गए, और अलग क्यों किए, क्योंकि हम v1 की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं इसलिए v1 को अलग कर दिया।
अब अगर यहाँ से आप देखें तो यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं किस चीज़ को, v1 को, यानी कि दोनों में v1 आ रहा है और v1 को कॉमन ले रहे हैं। तो v1 को कॉमन लेने के बाद हम लिखेंगे m2 प्लस m1 या फिर m1 प्लस m2 और इज इक्वल टू, और इस साइड पे क्या करेंगे, इस साइड पे हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, इस साइड पर अगर आप देखें तो u1 भी कॉमन आ रहा है पहले दो में, तो u1 यहाँ से कॉमन ले लिया और m1 और माइनस m2 वैसे आ गया, प्लस 2 m2 और u2। अब अगर आप यहाँ पर ये सोच रहे हो कि हमने ये क्यों नहीं किया कि इधर से और इधर से m2 कॉमन ले लेते, हमें ये कैसे याद रहेगा कि पहले दो में से ही u1 कॉमन लेना है और इन दोनों में से m2 कॉमन नहीं लेना, तो वो इस तरह से याद रहेगा कि हमने क्या करना है, इस वेलोसिटी को इन द टर्म ऑफ इस वेलोसिटी यानी कि u1 बिफोर कोलिजन वाली वेलोसिटी की टर्म में निकालना है। तो उसके लिए हमें क्या करना था, u1 को अलग करना था। अगर आप फाइनल इक्वेशन में देखें तो ये देखें आपके पास ये u1 और u2 की टर्म में आई है v1, सही है, आप समझ रहे हैं ना बात। तो इसलिए हमने ऐसा किया कि ये इन दोनों में से कॉमन लेने के बजाय इन दोनों में से पहले u को अलग किया, क्योंकि हमें u अलग चाहिए और यहाँ पर ऑलरेडी u2 अलग था, तो इसको वैसे ही अलग रखा। तो यहाँ तक स्टेप हो गया। उसके बाद क्या है कि ये v1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर हम इस टर्म को उठा के इस साइड पर डिवाइड कर दें तो v1 अलग हो जाएगा ना। तो हमने यही किया है कि इस टर्म को उठा के इधर डिवाइड किया है और ये जब यहाँ पर आकर डिवाइड होगा तो ये इन दोनों के साथ डिवाइड होगा, यानी कि कंप्लीट पूरा हम डिवीजन लगा के इस पूरी टर्म को नीचे लिखेंगे। लेकिन वो स्टेप मैंने स्किप कर दिया है क्योंकि वो दोनों के साथ भी तो डिवाइड हो रहा है ना, पूरे के साथ लिख सकते हैं हम, और उसके अलावा हम ये भी लिख सकते हैं कि वो इसके साथ भी हो रहा है, इस टर्म के साथ u1 m1 माइनस m2 के साथ भी, और 2 m2 u2 के साथ भी हो रहा है। तो मैंने अलग अलग लिख दिया m1 माइनस m2 ये वाला, और u1 को एक साइड पे लिख दिया, और ये जो m1 प्लस m2 है वो इसके नीचे आके डिवाइड हो गया। अब ये जो प्लस है प्लस और ऊपर है 2 m2 और u2 को अलग करके थोड़ा लिख दिया वाजे करने के लिए, और ये इसके नीचे भी डिवाइड हो रहा है तो m1 प्लस m2, सही है। तो ये हमारे पास क्या आ गई, ये हमारे पास आ गई v1 का फार्मूला, v1 की इक्वेशन। अब हमने v2 को ड्राइव करना है बिल्कुल इसी तरह से जैसे हमने v1 को ड्राइव किया। तो डेरिवेशन ऑफ v2 स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जब जिस चीज़ की हम डेरिवेशन कर रहे होते हैं उससे अपोजिट वाले की इक्वेशन लेनी है। तो v2 की डेरिवेशन करने लगे हैं तो हम इक्वेशन किसकी लेंगे, v1 की, और v1 की इक्वेशन भी हम बाय 3 लेंगे। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से हमने ली। अगर आप इक्वेशन 3 देखें तो इक्वेशन 3 में अगर हमने v1 निकालना है तो v1 इस साइड पे है, लेफ्ट साइड पे v1 इधर ही रहेगा और u1 यहाँ पर ऐड हो रहा है तो इधर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी v1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2 माइनस u1, v2 प्लस u2 माइनस u1। अब हम इस इक्वेशन को, इस वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाली है उसके अंदर पुट कर देंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ v1 इन इक्वेशन नंबर 1, और इक्वेशन नंबर 1 मैंने दोबारा से लिख दिया आपके आसानी के लिए। तो वो हमारे पास है m1 ब्रैकेट में u1 माइनस v1 m2 v2 माइनस u2। अब इसके अंदर किसकी वैल्यू पुट करनी है, v1 की पुट करनी है। तो v1 हमारे पास यहाँ पर है तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं m1 u1 माइनस v1 की जगह आएगा v2 प्लस u2 माइनस u1 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस u2। उसके बाद हम क्या करने लगे, उसके बाद हम ब्रैकेट्स को खोलने लगे हैं, यानी कि अंदर जो ब्रैकेट है ये छोटी ब्रैकेट है, पहले उसको खोल देते हैं। तो हम इस तरह से करेंगे m1 u1 माइनस, ये जो अंदर वाली ब्रैकेट है इसको खोलने का क्या तरीका है कि हम माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो माइनस को मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा माइनस v2 माइनस u2, और ये माइनस क्या, तो ये हो जाएगा प्लस u1। उसके बाद इज इक्वल टू m2 और v2 माइनस u2 एज इट इज आ जाएगा। फिर हम क्या कहते हैं, फिर हमने वहाँ पर किया था कि हमने m1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया था और यहाँ पर भी m2 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया था। तो यहाँ पर भी वैसे ही करते हैं m1 u1 माइनस m1 v2 माइनस m1 u2 प्लस m1 u1 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस m2 u2। अब यहाँ पर भी उसी तरह से हम देखें तो m1 u1 और ये भी m1 u1, तो ये दोनों ऐड होके बन जाएंगे 2 m1 u1 और ये माइनस m1 v2 वैसे ही और माइनस m1 u2 भी वैसे ही इज इक्वल टू m2 v2 माइनस m2 u2। तो यहाँ तक हो गई, आपको समझ आ गई होगी आई होप। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने ये करना है कि इनको सेपरेट करना है। जब हम इनको ऐड करके 2 बना लेते हैं तो वहाँ पर भी हमने ये किया था कि u और v को सेपरेट कर दिया। तो यहाँ पर भी यही करते हैं, u और v को सेपरेट करते हैं क्योंकि हमने v2 की वैल्यू निकालनी है। तो v2 को अलग करते हैं और u वाली सारी टर्म्स को अलग करते हैं। तो सबसे पहले पहली टर्म को देखते हैं 2 m1 u1, तो क्योंकि ये u वाली है तो इधर ही रहेगी। अब उसके बाद क्या है, हमारे पास m1 v2 है तो ये वहाँ पर जाकर प्लस हो जाएगी m1 v2, और m2 v2 पहले से यहाँ पर है, और ये एक चीज़ रह जाती है m2 u2 माइनस के साथ, तो इसे इधर ले आते हैं क्योंकि u वाले इधर इकट्ठे करने हैं। तो ये यहाँ पर आकर हो जाएगा प्लस m2 u2, और ये ऊपर से जो हमारे पास था माइनस m1 u2, ये वैसे का वैसे। तो ये आसान सा स्टेप है, मतलब बस u और v को अलग अलग कर लिया। आप खुद भी देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। इनको अलग कर लिया, उसके बाद क्या किया कि इस साइड से कॉमन ले लेते हैं v2 को, क्योंकि v2 की वैल्यू निकालनी है। तो m1 प्लस m2 आ जाएगा, और यहाँ पर भी आप क्योंकि हमने कॉमन लेना है, हमने देखना है
हैं कि क्या चीज़ें कॉमन आ सकती हैं। तो पहले 2m1u1 माइनस m1u2 प्लस m2u2 मैंने एज इट इज़ लिखा है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जाके कॉमन लिया 2m1u1 और यहाँ से u2 कॉमन ले लिया, क्योंकि हमें u2 अलग करना है और u1 अलग करना है, इसलिए हम u2 कॉमन ले रहे हैं। तो हमने देखना था कि कहाँ से कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों में से लिया है। और यहाँ पर भी वही रीज़न है कि पहले दो में से m1 को क्यों कॉमन नहीं लिया, क्योंकि हम u1 और u2 को इकट्ठे नहीं रखना चाहते, इनको अलग करना चाहते हैं। तो u1 पहले से अलग था, इसलिए हमने उसे अलग वैसे रहने दिया, और इन दोनों में u2 था तो हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे। u2 कॉमन आएगा, और u2 कैसे कॉमन आएगा, माइनस u2 कॉमन आएगा। तो जब माइनस u2 कॉमन आएगा तो यहाँ पर बचेगा प्लस का m1, और यहाँ पर फिर माइनस हो जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस ले लिया तो ये पॉजिटिव साइन भी माइनस हो जाएगा। तो ब्रैकेट के अंदर ये माइनस m2 और ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी, इज इक्वल टू, और यहाँ पर तो v2 m1 प्लस m2 एज इट इज। अब v2 अलग करना है तो ये वाला पूरा फैक्टर जाके इधर डिवाइड होगा, और यहाँ पर भी वैसे पहले वो कंप्लीट पूरे के साथ डिवाइड होगा, फिर उसके बाद हम उसे अलग अलग लिख सकते हैं कि ये पहले फैक्टर के साथ डिवाइड हो रहा है और माइनस, और फिर दूसरे के साथ डिवाइड हो रहा है। और वैसे ही मैंने यहाँ पर लिखा है v2 इज इक्वल टू 2m1, u1 अलग करके लिख दिया, और नीचे क्या डिवाइड हो रहा है m1 प्लस m2 माइनस, और फिर क्या है हमारे पास m1 माइनस m2, और ये u2 भी अलग करके लिख देंगे, और डिवीजन में आ रहा है m1 प्लस m2। तो ये हमारे पास क्या आ गया, v2 के लिए इक्वेशन आ गई और v2 के लिए फार्मूला आ गया। तो बस यही हमारा काम था कि v1 के लिए भी फार्मूला निकालना था और v2 के लिए भी, और आपने देखा कि कितनी आसानी से हमने निकाल लिया। अगर हम स्टेप बाय स्टेप चलें और अगर आप माइंड में स्टेप को याद रखें तो कितनी आसानी से ये निकल सकता है। थोड़ा सा लेंथी ज़रूर है, लेकिन मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। 2-3 दफ़ा आप इसे लिख के देखेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा इंशाल्लाह। और इसमें स्टेप जो है वो मैं आपको दोहरा देती हूँ। स्टेप नंबर 1 है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। स्टेप नंबर 2 है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। थर्ड स्टेप है हमारे पास डिवाइड करना उन दोनों इक्वेशन को, जो पहले स्टेप से निकली है फाइनल इक्वेशन और जो दूसरे स्टेप से निकली है फाइनल इक्वेशन, उन दोनों को डिवाइड करना, और उनसे जो डिवीजन से जो इक्वेशन आएगी थर्ड स्टेप के बाद, तो उसको क्या करेंगे, उसकी फाइनल इक्वेशन को भी हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3 का। उसके बाद बस थोड़ी सी रीअरेंजिंग करके एक इक्वेशन नंबर ए बनाई थी, जिससे हमें पता चला था कि किस तरह से रिलेटिव वेलोसिटीज आपस में इक्वल होती हैं और अपोजिट होती हैं। उसके बाद हम चौथे स्टेप में गए थे, तो चौथा स्टेप था डेरिवेशन ऑफ v1, और v1 के लिए हमने v2 के एक इक्वेशन निकाल कर उसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया और सारा मैथमेटिकल सोल्व करके आंसर निकाल लिया। उसके बाद पांचवा स्टेप है हमारे पास डेरिवेशन ऑफ v2, इसमें v1 की इक्वेशन निकाली है, उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया और सारा मैथमेटिक्स करके हमने v2 की इक्वेशन और v2 की वैल्यू निकाल ली। तो यही हमने करना था। आसान है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उस पर फिर डिस्कशन कर दूँगी। थैंक यू सो मच।